खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्य नीतियां, ये कुछ लास्ट पार्ट और बच्चे हैं इसके, उनको देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो रोग प्रतिरोधकता के विकास की महत्वपूर्ण विधियों के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ फसलें दी गई हैं और उनकी कुछ किस्म है, और ये ऐसी किस्म है जो इन रोगों के लिए, जो ये रोग दे रखे हैं, इनके लिए प्रतिरोधक है। और जिस प्रकार से ये बनाई गई हैं तो इनको एक प्रकार से प्रतिरोधी किस्मों के रूप में जाना जाता है। कि प्रतिरोधी किस्में कैसे बनाई जाती हैं भाई? पादप प्रजनन की विधियां हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन है, और देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें काम आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गेहूं है, गेहूं के बारे में, ये जो गेहूं है, गेहूं की हिमगिरी किस्म पर्ण तथा दारी कीट हिलवर के लिए प्रतिरोधी है। यानी ये कीट है एक प्रकार के, और जो पौधे में ये रोग है पर्ण तथा दारी कीट, जैसे पत्तियों के अंदर उनमें पीलापन आ गया, वो कुंचित हो गई, सिमट गई, ठीक है, उनमें हरिमहानीनता आ गई, क्लोरोफिल की कमी आ गई। इन रोग के कारण जो गेहूं की फसलें हैं वो खराब हो जाएंगी। तो हिमगिरी एक ऐसी किस्म है गेहूं की जिसमें ये रोग लगेंगे ही नहीं। तो अच्छी बात है, पादप प्रजनन के तरीके से बना दी। इसी प्रकार सरसों की है पूसा स्वर्णिम, श्वेत कीट रोग के लिए प्रतिरोधी है। फूल गोभी की भी बनाई गई है पूसा सुप्रभा, हाँ, कृष्ण विगलन कीट रोग के लिए इंपॉर्टेंट है। लोबिया पूसा कोमल के लिए, एक लोबिया जो है, लोबिया किस्म जो है, ये लोबिया फसल की पूसा कोमल किस्म, कौन सी? पूसा कोमल किस्म जीवाणुवीय अंगमारी रोग के लिए प्रतिरोधी बनाई गई। मिर्च की अगर हम बात करें तो पूसा सदाबहार एक किस्म है जो चिली मोजेक वायरस या तंबाकू मोजेक वायरस या प्रणकुंचन, इन रोगों के लिए प्रतिरोधी किस्में हैं। तो ये एक्चुअल में ये टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है। उत्परिवर्तन की अगर हम बात करें तो सडन चेंज इन क्रोमोसोमल मटेरियल, सडन चेंज इन क्रोमोसोमल मटेरियल, गुणसूत्रों में होने वाला अचानक परिवर्तन। और वैसे उत्परिवर्तन करवाया भी जा सकता है, बाह्य कारकों के जरिए उत्परिवर्तन करवाया भी जा सकता है। तो उत्परिवर्तन की वजह से कोई किस्म बन गई कोई किस्म उत्परिवर्तन की वजह से, यानी कुछ इस प्रकार से बनी कि सडन चेंज आ रहे हैं। एक फसल है वो काफी टाइम तक एक ही इलाके में है और उस इलाके के अंदर मृदा के अंदर लवणता ज्यादा है, लेकिन काफी टाइम तक वो उसी इलाके में है, तो उस फसल ने उस मृदा में जो लवणता उसके प्रति अनुकूलित हो गई, और अब उस लवणता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या किया होगा उसने? अपने आप के अंदर डीएनए के अंदर उसने कुछ चेंज कर लिया होगा, तो म्यूटेशन हो गया। जैसे बीटी कॉटन की अगर हम बात करें तो बीटी कॉटन क्या होता है? बीटी कॉटन क्या होता है भाई? बीटी कॉटन कपास बनाई गई है, एक कपास है, इसमें बेसिलस थुरिंजिएसिस का क्राई प्रोटीन डाल दिया गया है जो बाहर से आने वाले कीट के लिए हानिकारक है और कीट खुद ब खुद मर जाएगा। अब कुछ इलाकों में ऐसा देखा गया है कि जो कीट आ रहा है बीटी के कारण जो फसल बनाई गई है, चाहे बैंगन की हो, चाहे कपास की हो, चाहे मक्का की हो, वो कीट उस फसल को खा भी रहा है और उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा। तो ऐसा क्या हो गया? उस कीट ने अपने अंदर म्यूटेशन कर लिया उसने अपने अंदर, यानी अब उसके ऊपर इसका असर ही नहीं पड़ रहा, इस क्राई प्रोटीन का। तो म्यूटेशन
अचानक भी हो जाता है और करवा भी दिया जाता है म्यूटेशन। उत्परिवर्तन के द्वारा पौधों के रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास हुआ है, जैसे मूंग की पीत मोजेक वायरस चूर्णिल आसिता प्रतिरोधी किस्म, ये मूंग की है, मूंग के अंदर एक रोग लग जाता है। पीड़क प्रतिरोधी किस्मों का विकास, पीड़कों के प्रकोप से फसलों के उत्पादन में कमी आती है। जंगली प्रजातियों में पीड़क प्रतिरोधी लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि जंगल में है उसे बहुत सारे वातावरण को झेलना पड़ता है, उसको आए दिन क्या पता कितने पीड़कों के अपने ऊपर सहना पड़ता है, तो उसने अपने अंदर क्या कर लिया, म्यूटेशन कर लिया, तो वो क्या हो गई, जंगली प्रजाति पीड़क प्रतिरोधी हो गई। क्यों ना हम उस जंगली प्रजाति का संकरण यहाँ की सामान्य प्रजाति के साथ करवा दिया जाए, तो उसके जो लक्षण हैं वो यहाँ की प्रजातियों में भी आ जाएंगे। तो यहाँ की प्रजातियां कैसे बन जाएंगी, पीड़क प्रतिरोधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इनका संकरण सामान्य प्रजातियों से करवाकर इन्हें पीड़क प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। यहाँ पर पीड़क प्रतिरोधी किस्मों के विकास और कुछ किस्मों का नाम दे रखा है, जैसे ब्रेसिका की अगर हम बात करें तो पूसा गौरव, फ्लैट बीन की अगर हम बात करें तो पूसा सेम, एक बार ये ठीक है। ओकरा की यदि बात करें तो पूसा स्वामी, कौन सी है। भिंडी की अगर बात करें, ओकरा और भिंडी इसी के अंदर है, ये एक्चुअल में एक ही है, ओकरा भिंडी। तो इसमें पूसा स्वामी और पूसा A4 ये किस्में हैं, और ये किस्में अगर हम लगाएंगे तो ये कैसी प्राप्त होंगी हमें, पीड़क प्रतिरोधी, इन पर पीड़कों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाली किस्मों का विकास जरूरी है भाई, ये बात हमने पहले भी कर ली थी, कौन सी, कि लगातार आप खाना तो खा रहे हो लेकिन उस खाने में पोषक तत्व ही नहीं मिल रहे, तो क्या फायदा है। तो क्यों ना जो खाना खाया जा रहा है, जो खाना हमें एक नॉर्मल लेवल पर मिल रहा है, भाई हम बादाम रोज़मर्रा के जीवन में हम अगर बोलें कि भाई मिडिल क्लास फैमिली के लिए ड्राई फ्रूट खूब खाओ, वो खाओ, इतना पॉसिबल नहीं है ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हम जानते हैं मिडिल क्लास के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन रोटियां गेहूं की या बाजरे की रोज खाई जाती है ना, तो क्यों ना गेहूं के अंदर ही पोषक तत्व बढ़ा लिए जाए। चावल रोज खाए जाते हैं, सब्जियां हम रोज खा लेते हैं, तो क्यों ना किसी सब्जी के अंदर ही पोषक तत्व बढ़ा लिया जाए, तो ज़्यादा बेटर है। तो हमें उन महंगी चीज़ों के पास नहीं जाना पड़ेगा जिनमें पोषक तत्व पूरे हैं। तो कुछ ऐसा ही बढ़ती खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए यहाँ पर कैसी फसलें बनाई गई हैं, पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाली किस्में भी बनाई गई। मानव को पोषक संतुलित व पर्याप्त आहार प्राप्त करने के लिए उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाली किस्मों का विकास करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है उसका मैंने आपको अभी अभी कारण दिया, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट जो आसानी से हमें मिल जाए, जिसमें खर्चा कम लगे और जिसमें पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाए। ऑब्वियसली है ड्राई फ्रूट में आपको पोषक तत्व मिलेंगे, लेकिन ड्राई फ्रूट महंगे कितने रहेंगे। रोज हम इन चीजों को नहीं कर सकते, रोज हम इनको वहन नहीं कर सकते। भोजन में विटामिन, आयोडीन, जिंक की कमी से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आप भी जानते हो आयोडीन की कमी से, जिंक की कमी से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक, जिससे जीवन काल व मानसिक सामर्थ्य में गिरावट आती है। यहाँ तक कि आयोडीन तो एक ऐसा है जिससे आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो खराब होने लग जाती है आयोडीन की कमी से। और थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को मेंटेन करती है। जीवन की रफ्तार बढ़ाने वाले जो हार्मोन होते हैं वो थायराइड ग्रंथि के पास होते हैं, और वो ही खत्म हो गए तो क्या मतलब निकलता है। उन्नत पोषक गुणवत्ता के लिए, अच्छा ये बात कुछ मिसप्रिंट हो गई, लेकिन यही बात है जो मैं बता रहा हूं कि उन्नत पोषक गुणवत्ता के लिए
इन किस्मों को सुधारने के लिए हमें ये प्रजनन वाली प्रक्रिया अपनानी चाहिए। ठीक, यहां पर अगर हम देखें प्रोटीन अंश गुणवत्ता, तेल अंश गुणवत्ता, विटामिन अंश गुणवत्ता, सूक्ष्म पोषक तथा खनिज अंश, ये सारे थोड़े थोड़े अगर हमें ऐसी चीजों में मिल जाएं, ऐसी फसलों में मिल जाएं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आ रही है, तो बेशक है कि हमारे पोषक तत्वों में सुधार आ जाएगा और हमारे पास जो खाना होगा वो एक संतुलित आहार होगा। कैसा होगा? पहले से विद्यमान संकर मक्का की तुलना में 2000 में विमुक्त संकर मक्का में अमीनो एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन की दुगनी मात्रा विकसित हुई है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास अमीनो एसिड है, लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है, ये चीज़ें जो हमें कौन कौन से अमीनो एसिड बता रहे हैं, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन वगैरह बता रहे हैं, अगर ये है तो बिल्कुल हमारे प्रोटीन का लेवल जो है वो सुधर जाएगा। और मक्का की यदि बात की जाए तो मक्का देखो अलग अलग राज्यों में जिस फसल की ज़्यादा पैदावार होती है वो उनका मेन प्रोडक्ट होता है खाने का। जैसे राजस्थान की अगर बात की जाए तो बाजरा होता है, आप पंजाब की तरफ जाओगे तो चावल है और मक्का भी वहाँ खूब है। तो अब ये बताओ वहाँ पे चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, वो मक्का तो भोजन के रूप में ज़रूर लेगा। और उसी मक्का के अंदर यदि प्रोटीन की लेवल बढ़ा के दे दिया जाए उसी मक्का में, तो वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनको एक विकार नहीं होगा। कौन सा? प्रोटीन की कमी से एक रोग हो जाता है क्वाशियोरकोर बच्चों को, मेरास्मस, जैसे उनके पेट फूल जाते हैं, त्वचा खराब हो जाती है। तो क्यों ना उनको उसी के अंदर दे दिया जाए आहार के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में, तो उनके लिए बढ़िया बात है। चावल यदि आप खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन चावल में यदि प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी गई तो और भी अच्छा है। समझ में आ रही है बात? उन्नत, ये वही टॉपिक चल रहा है, गेहूं की एटलस 66 किस्म का प्रयोग उन्नतशील किस्म तैयार करने के लिए किया जाता है। लोह तत्व तथा बहुल धान की किस्म को विकसित करना अब संभव हो गया, ये बात भी बोल रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन कहाँ पर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। ये तो कृषि अनुसंधान संगठन है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अपनी बायोलॉजी की रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक ना एक सेंटर आपको वहाँ जरूर मिल जाएगा। में विटामिन तथा खनिज आधारित सब्जियों की फसलों का विमोचन किया गया। ये लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने एक इस अनुसंधान आप जानते हो ना, जहाँ रिसर्च होती है, तो इन्होंने क्या किया, विटामिन और खनिज तत्व आधारित सब्जियों का विमोचन करवाया। यानी ऐसी सब्जियां जिनमें विटामिन भी हो और खनिज लवण की भरपूर मात्रा हो। जैसे पर्टिकुलर एक सब्जी में एक विटामिन नहीं, पर्टिकुलर एक सब्जी के अंदर सारे विटामिन आ जाएं तो बढ़िया बात है। क्योंकि यहाँ तक अगर हम देखें तो अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति को देखते हुए अगर हम बात करें तो सब्जियों की अगर हम बात करें तो जो इंसान है वो वही सब्जियां खाएगा जो ऑन सीजन में जा रही हैं। ऑफ सीजन की सब्जियां आप खाते हो तो बहुत महंगी पड़ती हैं और वो फ़ायदेमंद नहीं होती। तो क्यों ना ऑन सीजन की सब्जियों में वो सारे पोषक तत्व डाल दिए जाएं। जैसे अभी मान लो गाजर है, मूली है, मटर है, ये चल रहे हैं, तो इनके अंदर एक पर्टिकुलर एक चीज़ तो हो सकती है, लेकिन सारे पोषक तत्व थोड़ी हो सकते हैं। तो क्यों ना जैसे मटर खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं, उनमें सारे पोषक तत्व हमें मिल रहे हैं, तो बढ़िया बात है ना। पालक तथा बथुआ जिसमें आयरन तथा कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है, ये भी उन्होंने विमोचित करवाया है। ठीक है, यानी इसका और बढ़ाकर दिया है इनको। ब्रॉड बीन्स, लबलब, ये फसल है बीन्स की। ठीक है, फ्रेंच तथा उद्यान मटर में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगर पाई जाती है तो ऑब्वियसली इसका संकरण करवा के कोई दूसरी पैदावार प्राप्त कर ली जाए। अब यहां पर है सिंगल सेल प्रोटीन। देखो ये प्रश्न जो है ना बिल्कुल आ सकता है और इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन।
ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन का एक पर्सन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सन, ध्यान रखें आप, इसमें है कुछ भी नहीं। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर एक वैरायटी है 250 केजी वजन वाली एक गाय है। तो यहां पर अगर हम देखें 250 केजी वजन वाली गाय है, भाई गाय का वेट आंका गया है, चाहे अंदाजे से कम या ज्यादा हो, लेकिन इतना तो होता ही है, 200 केजी तो आप मानो ही, ठीक है। 250 केजी वजन वाली गाय एक दिन में 200 ग्राम प्रोटीन ही बना पाती है। यदि उससे पूरे दिन का जो दूध निकले और उस दूध में से प्रोटीन अगर हम निकालें तो 200 ग्राम प्रोटीन, अगर देखा जाए तो एक तरीके से आप ये देख लो, उसके पूरे दिन के दूध में से यदि घी को भी निकाला जाए तो 200 से 250 ग्राम घी प्राप्त हो जाता है, बस इतना ही होता है, इतना ही होता है ना। अब देखा जाए तो ये तो अगर इतना प्रोटीन, इतने ज़्यादा बड़े जीव से हमें प्रोटीन मिल रहा है, इतना सा प्रोटीन क्या मिल रहा है, इतना सा 200 ग्राम प्रोटीन। जीव इतना बड़ा है, खर्चा ज़्यादा है, गाय को खिलाना भी ज़्यादा पड़ता है, और प्रोटीन क्या निकला, बहुत थोड़ा सा प्रोटीन। तो क्यों ना कुछ ऐसे जीव ढूंढे जाएं जो एकल कोशिकीय हैं, सिंगल सेल, जैसे क्लोरेला है, सेंडेस्मस है, ये शैवाल है, क्या है ये, और इनको आसानी से ग्रोथ करवाई जा सकती है। इनकी ग्रोथ आसानी से किसी भी मतलब फिकल मटेरियल पर या वाहित जल पर इनकी ग्रोथ करवाई जा सकती है। ग्रोथ करवाकर इनका यदि औद्योगिक स्तर पर फर्मेंटेशन करवा दें हम बड़े स्तर पर, तो इनके जो प्रोडक्शन होता है उससे प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि एक कोशिका से हम प्रोटीन निकाल सकते हैं, एक कोशिका से हम प्रोटीन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसी बात को हम कह रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन। क्या कह रहे हैं, यहां देखें, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भुखमरी व कुपोषण बढ़ता जा रहा है, ये मेन समस्या है भारत की। अगर जनसंख्या बढ़ी तो भुखमरी बढ़ी, कुपोषण बढ़ा, यानी ये बात पहले भी आ गई कि सभी तो अच्छे अच्छे ग्रोह से बिलोंग नहीं करते, मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास को छोड़ो आप, गरीबी रेखा से जो नीचे है उनका तो बहुत बुरा हाल है। तो उनको खाने के लिए मिल जाए वही बेटर है, उनको प्रोटीन से क्या लेना देना। कुपोषण के कारण प्रोटीन की कमी होती जा रही है, इसका उपचार करने के लिए सिंगल सेल प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः ये एकल कोशिकाएं होती हैं, एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में शैवाल, कवक, यीस्ट का उपयोग किया जाता है। शैवाल में स्पाइरुलिना आप पूछ सकते हैं, ये आंसर ये आपको एक नंबर में पूछ सकते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन के उन्हें एकल जीवों के नाम बताइए। स्पाइरुलिना, क्लोरेला, सेंडेस्मस, ये शैवाल है भाई, ये क्या है, शैवाल है। स्पाइरुलिना में प्रोटीन, खनिज पदार्थ, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। इन्हें घास फूस, पशु खाद्य तथा वाहित मल पर आसानी से उगाया जा सकता है, मतलब खर्चा भी कम, कहीं उगा लो इनको, ऐसा नहीं कोई लेब की आवश्यकता होगी। एकल कोशिका प्रोटीन विधि द्वारा केवल सूक्ष्म जीव, जैसे यहाँ पर स्पेशल सूक्ष्म जीवों का नाम दे रखा है मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोप्स, ये भी याद रखना। वो तो शैवाल का उदाहरण दिया था, और यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का एक और उदाहरण दिया आपको, मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोप्स से एक दिन में 25 टन तक प्रोटीन बनाया जा सकता है। अब ये नहीं है आप बोलोगे सर एक ही कोशिका लेंगे जो हमें दिखती भी नहीं है, उससे 25 टन बना लेंगे क्या, ऐसा नहीं लेंगे तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। लेकिन इनका कहने का आशय ये है, अगर ये बोल रहा है कि मान लो 250, यानी उन्होंने इन सूक्ष्म जीवों का वेट किया, मान लो उन्होंने 200 किलो, कितना 200, और फर्मेंटेशन करवा के इनसे 25 टन प्रोटीन प्राप्त किया, तो गाय की कंपैरिजन में तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो तो कितना दे रही है 200 ग्राम, और ये 25 टन प्रोटीन प्राप्त हो जाता है इससे। और इसी प्रोटीन से जो प्रोटीन की जो टेबलेट वगैरह है वो आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक उदाहरण दे रखा है मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोप्स।
क्लियर। इसी के साथ खाद्य उत्पादन में वृद्धि व कार्य नीतियां वाला ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।